नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे लौकिक साहित्य, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में लौकिक साहित्य का वर्णन किया जाएगा या डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो एक बार मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगी कि अभी आप पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक स्रोत और एक लौकिक स्रोत। तो वैदिक स्रोत अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। वैदिक स्रोत जितने भी वैदिक ग्रंथ थे उसको हमने पढ़ा है और इसके वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और उसका जो दूसरा पार्ट है वो लौकिक साहित्य, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके। और इसके बाद के वीडियो में मैं लेकर आऊँगी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण कहाँ तक सहायक है और उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास निर्माण में एक रिसर्च स्कॉलर को क्या सहायता प्राप्त होती है या इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण यानी विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों का। ओके। उसके बाद से मैं लेकर आऊँगी पुरातात्विक स्रोत को। ओके। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द और इस तरह से चैनल पे बने रहें। चलिए आगे बढ़ती हूँ। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य को धर्मेतर साहित्य या सेकुलर लिटरेचर भी कहते हैं, यानी वो ग्रंथ, इसके अंतर्गत हम स्रोत के रूप में उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो किसी न किसी राजे महाराजे के दरबार में रहने वाले कवियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया था और उन ग्रंथों से उस समय के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके। तो चलिए एक सीक्वेंस में, एक सीरियल वाइज हम लोग एक एक करके जो प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, साहित्य थे, लौकिक साहित्य, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। लौकिक साहित्य, सेकुलर लिटरेचर या धर्मेतर साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और समसामयिक साहित्य आते हैं। ऐसे साहित्य को धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृतियों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसी रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख आता है किसका? अर्थशास्त्र का। ओके। सबसे पहले मौर्य वंश के शासक मौर्य काल के अंतर्गत लिखे गए अर्थशास्त्र। तो चलिए फर्स्ट जो पुस्तक है हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित एक कृति है। इस कृति को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में से मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 15 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ओके। तो ये अर्थशास्त्र है। अगर मैं ये बात कहूँ कि अर्थशास्त्र से आपको क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इसके बहुत विस्तृत जा सकती हूँ, लेकिन मुझे पूरे प्राचीन इतिहास के जो मुख्य साहित्य हैं उनको रिकवर करना है, तो इसीलिए मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये भी मौर्यकालीन पुस्तकें ही हैं। 4वीं सदी का उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में विशाख दत्त द्वारा रचित इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में और साथ ही नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पुस्तकों के बारे में तो जानकारी मिलती ही है, उसके राइटर कौन है वो भी मिलती है, साथ ही उस ग्रंथ में किस विषय पर चर्चा की गई है, उसमें किस विषय को संग्रहित किया गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। चलिए तीसरा ग्रंथ जो है वो है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी
एवं महर्षि पतंजलि प्रणीत महाभाष्य। ये पुस्तक है पाणिनि, महर्षि पाणिनि थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी और महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य। वैसे तो व्याकरण के ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु इन ग्रंथों में कहीं कहीं राजाओं, महाराजाओं और जनतंत्र के घटना चक्र का विवरण मिलता है। ओके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइम अप कर लूँगी। मैं इसमें बता दूँ कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। वो संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणज्ञ थे और उन्होंने सबसे बड़े व्याकरण की रचना की। और शुंग वंश के समय में महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने ही अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा, यानी कि एक नोट तैयार किया, और उस नोट को कहा गया महाभाष्य। कब लिखा गया? शुंग वंश के शासनकाल में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों पुस्तकें एक साथ क्यों लिखी गई है। महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर एक टीका है, एक संक्षिप्त नोट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गार्गी संहिता। प्रथम शताब्दी के लगभग लिखी गई इस पुस्तक में यूनानी आक्रमण का लेख मिलता है। नेक्स्ट मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र कौन थे? पुष्यमित्र के पुत्र थे। चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध और 25वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग और उनके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग यौन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो साहित्य है वो है हर्षचरित्र। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत के विद्वान सम्राट हर्ष के राजकवि वानभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन और हर्ष के समय के भारत के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि वानभट्ट जो थे वो राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। कामंदकीय नीति शास्त्र। नेक्स्ट है 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग कामंदक द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इससे उस समय के आचार व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बृहस्पत्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान ही बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसका रचना काल है 900 से 1000 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में राजकीय कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। स्वप्नवासव दत्तम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाकवि भास द्वारा रचित इस कृति में वत्सराज उदयन और चंड प्रदूत का संबंधों का उल्लेख मिलता है। ओके, मंजूश्री मूलकल्प। इस ग्रंथ में 700 से 750 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो साहित्य है नवशशांक चरित्र। 11वीं शताब्दी में पद्म गुप्त परिमल द्वारा रचित इस ग्रंथ से परमार वंश, सिंधु राज, नवशशांक के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। ओके, राजतरंगिणी जो पुस्तक है इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कश्मीर की। 1148 से 1150 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कलहन ने की है। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कलहन ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया, यानी इसमें इस ग्रंथ की रचना करने में 11 अन्य ग्रंथों की मदद ली गई है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट साहित्य हम देखेंगे जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो है विक्रमांक देव चरित्र। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी कवि विल्हन ने की। इस ग्रंथ से चालुक्य व राजवंश, विशेषकर विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी मिलती है। कुमारपाल चरित्र भी एक साहित्य है। लगभग 1089 से 1173 के बीच इस ग्रंथ की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। 20 सर्गों
से में विभाजित इस ग्रंथ से चालुक्य वंशीय शासकों के विस्तृत इतिहास की जानकारी मिलती है। 20 सर्ग का मतलब होता है चैप्टर में विभाजित है। 20 सर्गों में प्रथम 12 सर्ग संस्कृत भाषा में और अंतिम 8 सर्ग प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ को द्वयाश्रय भी कहा जाता है। सॉरी, फ्री लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। प्रबंध चिंतामणि 1305 ईस्वी में इसकी रचना मेरुतुंग आचार्य ने की। मेरुतुंग आचार्य ने। यह ग्रंथ जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 5 खंडों में विभाजित है। इस खंडों से क्रमशः विक्रमांक, सतवाहन, मूलराज, मुंज, नृपति भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद्र आदि के विषय में जानकारी मिलती है। कृति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कृति कौमुदी की रचना किसने की? सोमेश्वर। वसंत विलास महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित 14 सर्गों वाले इस ग्रंथ से वास्तुपाल के उदारवादी कार्यों का उल्लेख मिलता है। साथ ही चालुक्य वंशीय राजनीति के बारे में विवरण मिलते हैं। मत विलास प्रहसन, ओके, ये पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम द्वारा रचित है। मत विलास प्रहसन 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई और इससे उस समय के तत्कालीन समाज और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से पल्लव के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट साहित्य आ गया पृथ्वीराज विजय। 1191 से 1193 के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जैनक ने की। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। गौड़वहो वकपति राज द्वारा प्राकृत भाषा में रचित ग्रंथ से कन्नौज नरेश यशोवर्मा के विजयों के विषय में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास। अब गौड़वहो पुस्तक के बाद अब हम आते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो वो था संगम साहित्य, यानी संगम युग के समय में संगम साहित्यों की रचना की। संगम साहित्यों की संख्या हजारों में है और इस पुस्तकों से ही दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुदूर दक्षिण में पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदी कलम्बकम, कलिंगोन्तुपर्णी, चोल चरित्र आदि से प्राप्त होता है। ओके, तो ये था मुख्य प्राचीन भारत के मुख्य साहित्य जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हमने इसको संक्षेप में करने की कोशिश की। तो फिर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसमें बहुत सारे पुस्तकों का एक साथ संग्रह किया गया है और ये भी बताया गया है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ी सी वेट कर लें, मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। उसमें होगा, आप तैयारी कर ले पहले से कि नेक्स्ट वीडियो होगा विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स, फॉरेनर अकाउंट्स, यानी विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण के आधार पर या भारत आए तो उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी लिखा उससे भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप तैयार हो जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इतना आपने मेरे साथ रह के वीडियो को आपने देखा, सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करूँगी। धन्यवाद।